क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है, बेटियों का संपत्ति में अधिकार, उस पर चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि बेटियों को संपत्ति में जो अधिकार है वो पहले जो उस पर सुप्रीम कोर्ट के केस ला थे उसको ओवर रूल करते हुए एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, जिसको ऐतिहासिक जजमेंट कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट और ऐतिहासिक जजमेंट है नारी सशक्तिकरण की दिशा में। तो हम लोग समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को इस विषय पे कन्फ्यूजन है, समझ में चीज़ें नहीं आती हैं कि कौन सी संपत्ति किस तरह से उत्तराधिकार के नियम के अनुसार चलेगी, क्योंकि संपत्ति भी अलग अलग तरह से कई भागों में बटा हुआ है और उत्तराधिकार के नियम भी एक जगह नहीं, कई अलग अलग जगह लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों के माध्यम से और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप, यानी उसके जजमेंट जो आए हैं, इस पे 3 महत्वपूर्ण केस ला है। ठीक है, जजमेंट हैं 3 महत्वपूर्ण। इन तीनों जजमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो इस पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं हिंदू संपत्ति। ठीक है, हिंदू संपत्ति का मतलब कि हम लोग केवल उन संपत्तियों के उत्तराधिकार को पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदुओं की है। मुस्लिम संपत्ति, ईसाइयों की संपत्ति या अन्य समुदाय की जो संपत्तियां हैं उन पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू उत्तराधिकार की बात करेंगे। तो हिंदू संपत्ति की बात है, यानी ये जो उत्तराधिकार हम लोग समझेंगे केवल हिंदुओं पे ही लागू होगा, मुस्लिम पे या पारसी पे या यहूदी पे लागू नहीं होगा। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है हिंदू संपत्ति, और हिंदू मतलब यहाँ हिंदू की संपत्ति चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो। महिलाओं को तो पैतृक संपत्ति में हक ही नहीं था पहले। ठीक है, तो अब इसको 2 भाग में मैंने बांटा है कि एक हिंदू की वो संपत्ति जो उसकी कृषि भूमि है, और दूसरा उसकी कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति, अन्य संपत्ति। तो अन्य संपत्ति को भी मैंने 2 भाग में बांट दिया है। देखिए, एक पैतृक संपत्ति और एक स्व अर्जित संपत्ति। यानी हिंदू संपत्ति का जो पहला वर्ग है वो कृषि संपत्ति, यानी जो कृषि भूमियां हमारे पास जमीनें, और दूसरा अन्य संपत्ति जिसको पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में मैंने बांट दिया है। पैतृक संपत्ति का मतलब कि जो हमें दादा बाबा से संपत्ति मिलती है, हमें विरासत में मिलती है, वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। और इसके अलावा जो संपत्ति हम स्वयं अर्जित करते हैं वो स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। जैसे मैं खुद बना रहा हूँ कहीं अपनी संपत्ति, ठीक है, खुद मेहनत से अपने कमा रहा हूँ, कोई मकान ले रहा हूँ, कोई जमीन ले रहा हूँ, तो वो स्वार्जित संपत्ति में आती है। तो अब जरा पहले कृषि संपत्ति का उत्तराधिकार देख लेते हैं मोटा मोटा। वैसे इस पे चर्चा नहीं किया करना है, चर्चा जो हम लोगों को करना है वो पैतृक संपत्ति पे करना है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देते हैं जिससे आपके दिमाग में एक पूरा माइंड मेकअप बन जाए। कृषि भूमि जो होती है, कृषि भूमि का उत्तराधिकार जो होता है, यानी जो हमारी खेती की जमीन है, इसमें खेती की जमीन किसान के नाम होता है, किसी जोतदार के नाम होता है, या ग्राम पंचायत के नाम होता है। तो ग्राम पंचायत से हमें मतलब नहीं है, यहाँ हमें किसानों से मतलब, यानी जोतदारों से मतलब है कि जो जोतदार है उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, क्योंकि महिला के नाम भी संपत्ति होती है, पुरुष के नाम भी संपत्ति होती है खेती की। तो अगर किसी कृषक की मृत्यु होती है जिसके पास जमीन है, तो उस जमीन का जो उत्तराधिकार होगा
वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 107 से 115 तक में बताया गया है कि वहाँ उत्तराधिकार का नियम कैसे लागू होगा। तो मुख्यतया धारा 107 और 110 है, वो 108 और 110 है, लेकिन जो शेष धाराएं हैं ये सब उसी के सहायक प्रयोजन के लिए लिखी गई है। जो अगर आप केवल 110 और 108 ही पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कि पूरा ये सेगमेंट ही 107 से लेकर 115 तक ना पढ़ा जाए। तो इस पे चर्चा हमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे भी जब किसी पुरुष जोतदार की मृत्यु होने पे उत्तराधिकार 108 से और महिला जोतदार की मृत्यु होने पे उत्तराधिकार 110 से चलता है। लेकिन महिला जोतदार को भी दो भागों में बांटा गया है कि महिला के पास संपत्ति कहाँ से आई, उत्तराधिकार में पाई थी कि अन्यथा पाई थी। उत्तराधिकार में पाती है तो उसके मरने पे उसकी संपत्ति फिर पुरुष उत्तराधिकारियों को चली जाती है, और अगर उसने स्वयं से अर्जित किया है कृषि जमीन तो फिर 110 में जो उत्तराधिकारियों की लिस्ट हुई है उसमें चली जाती है। लेकिन यहाँ मोटा मोटा समझिएगा कि प्रथम प्रकार के उत्तराधिकारियों में बेटा भी आता है और बेटियां भी आती हैं, यानी पुत्र और पुत्री दोनों को प्रथम प्रकार के उत्तराधिकार में रखा गया है। लेकिन पुत्री केवल वो जो अविवाहित है। प्रथम प्रकार के उत्तराधिकार, विवाहित पुत्रियों को भी संपत्ति मिलती है, लेकिन जब प्रथम द्वितीय प्रकार के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तब उसे तृतीय क्रम में मिलता है। तो इसको हमें नहीं समझना है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कृषि जमीन के उत्तराधिकार के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उस पर तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इतना ही नहीं, महिला का जो उत्तराधिकार का नियम है वो मुस्लिम में जो उत्तराधिकार का नियम है बहुत जटिल प्रक्रिया है मुस्लिम उत्तराधिकार का नियम, लेकिन मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो महिलाओं का, हिंदू महिलाओं के कृषि जमीन का उत्तराधिकार, पुरुषों के कृषि जमीन का उत्तराधिकार, कृषि जमीन से भिन्न जमीनों का उत्तराधिकार, मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार का सारा वीडियो सब पे बनाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसमें हम लोगों को देखना है। आप जरा देखिए इधर अन्य संपत्ति में देख लेते हैं। अन्य संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति, इसको भी देख लेते हैं। स्व अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार स्व अर्जित संपत्ति का उत्तराधिकार लागू होता है। उसमें जो है आप देखेंगे तो लास्ट में सूची लिखी हुई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, और उसी सूची में दो वर्ग बनाए गए हैं, प्रथम और द्वितीय। उसी में उत्तराधिकारियों की लिस्ट दी गई है और उन्हीं उत्तराधिकारियों को संपत्ति चली जाती है। उसमें बेटी भी है, बेटे भी हैं और विधवा भी है, इन सबको संपत्तियां मिलती हैं, यानी वहां भी बेटियों को बराबर हक दिया गया है स्वआर्जित संपत्ति में। लेकिन एक ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार का नियम केवल तभी लागू होता है जब उस हिंदू का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से हुआ हो। अगर उसका विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज, यानी कोर्ट के माध्यम से अगर शादी होती है तो उस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 नहीं लागू होता है, बल्कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू होता है। और जब विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 से किया गया है तो उत्तराधिकार का जो नियम है वो इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से न लागू होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 से लागू होगा। अब हम लोग देखते हैं पैतृक संपत्ति। जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का जो क्रम है उस पर स्टेप बाय स्टेप है। पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आता है, उससे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फिर 2005 में एक संशोधन होता है, उससे क्या राइट है। तो अब सबसे पहले जरा देखते हैं कि आप देखेंगे हमारे देश में एक संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, जिसमें मैंने ये देखिए ज्वाइंट फैमिली दिखाया है
डायग्राफ बना के देखिए आप। इसमें सबसे पहले लिखा है एक पुरुष बनाया आपने, देखिए एक पुरुष, ये ऊपर उसकी माँ है उस पुरुष की, ये पुरुष मान लेते हैं का नाम का पुरुष है, इसकी माँ है ये, और ये इसकी पत्नी है, ठीक है। यहाँ मैंने विधवा के रूप में दिखाया है, क्यों? क्योंकि इसको मृतक के रूप में भी दिखाऊंगा, इसलिए विधवा लिखा हूं यहाँ पे। तो ये इसकी पत्नी है, ठीक है। अब विधवा के रूप में मैं लिखा हुआ हूं। ये इसके पुत्र है, ये पौत्र है, ये पर पौत्र है, ये पर पौत्र है, ठीक है। यानी बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे के बेटे का बेटा। और यहाँ पे इसकी पुत्री है, ये बेटी है, तो बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी की बेटी, बेटी की बेटी की बेटी की बेटी, ठीक है। यानी पर पौत्री। अब जरा देखिए यानी कितनी पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी ये, एक पीढ़ी ये, एक पीढ़ी ये, 3, एक ये 4, एक ये 5, टोटल 5 पीढ़ी आपको दिख रही है यहां तक, ठीक है। ये 5वीं पीढ़ी हो गई, ये 4थी पीढ़ी हो गई, ये 3री हो गई, ये 2री हो गई, और ये 1st हो गई। 5 पीढ़ियां हैं। बाकी तो ये इसकी माँ है और ये उसकी पत्नी या विधवा के रूप में मैंने लिख दिया। और विधवा लिखूंगा तो इसको मरना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, ठीक। अब जरा देखिए, इतने लोग एक साथ परिवार में रह सकते हैं कि नहीं? सब लोग रह सकते हैं साथ में ना परिवार में। इन लोगों के जो है भी बच्चे हो सकते हैं, इनकी पत्नियां भी हो सकती हैं, इसमें कोई विधवा भी हो सकती है। तो ये सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब हिंदू संयुक्त परिवार में एक बहुत पुराना नियम चला आ रहा था, जो उत्तराधिकार के आधार पर चलता था, यानी संपत्ति, पैतृक संपत्ति पे नियम एक चलता था वहां पे। उसमें एक शब्द है सहदायकी। सहदायकी का मतलब होता है कि साथ साथ रहने वाले लोग। तो साथ में रहने वाले लोगों में केवल पुरुष कर्म के, पुरुष वंशज में से 4 पीढ़ी तक के लोगों को काउंट किया गया। तो 4 पीढ़ी कहां तक आएगा? यहां तक ही आएगा। देखिए ये 1 हो गया, 2, 3, 4, यानी बेटा, पुत्र, पौत्र, पर पौत्र तक सहदायकी निर्मित होती है। तो ये पूरे संयुक्त परिवार का ही कुछ पार्ट सहदायकी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में ही सहदायकी भी निर्मित होती है, ना कि सहदायकी में संयुक्त परिवार निर्मित होता है। क्योंकि संयुक्त परिवार का दायरा बड़ा होता है, सहदायकी का दायरा छोटा होता है। वो केवल 4 पीढ़ी तक टोटल होता है, जबकि संयुक्त परिवार 4, 6, 8, 10 पीढ़ी तक हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब इसमें जो सहदायकी है, जरा समझिएगा, सहदायकी का जो नियम था, इसमें कहा गया कि केवल पुरुष वंशज के लोग ही सहदायकी में शामिल होंगे, बेटियां सहदायकी में शामिल नहीं होंगी। तो बेटियों को सहदायकी से बाहर कर दिया गया। तो ये जो बेटी आप देख रहे हैं, ये सब सहदायकी में नहीं आएंगे। केवल ये पुरुष, इसका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, यानी 4 पीढ़ी तक। ये नहीं, पर पौत्र नहीं आएगा। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी हो जाता है। 4 ही पीढ़ी काउंट होता है टोटल। इसको लेके 4 पीढ़ी, इसको छोड़ के 3 पीढ़ी, 1, 2, 3। तो अब क्या कहा गया कि ये जो, अगर इसकी मृत्यु होगी, तो ध्यान दीजिएगा, पैतृक संपत्ति में कहा गया कि अगर इसकी मृत्यु होगी तो जो सहदायकी है उन्हीं में संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पे, ध्यान रखिएगा, उत्तरजीविता के आधार पे विभाजित हो जाएगी। और इसकी जब उत्तरजीविता के आधार पे विभाजित होने का मतलब कि ये संपत्ति, इसका जो इसके पास जो संपत्ति थी, वो संपत्ति इन लोगों के पास आ जाएगी और इन लोगों का इसमें हक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लोग विभाजन कराने का भी राइट रखते हैं। इसके जीते जी भी संपत्ति को विभाजित कराने का अधिकार रखते हैं। तो इसका जो इसके नाम जो संपत्ति थी वो अब कहाँ आ जाएगी? इन लोगों में विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब ये मर गया तो 1 पीढ़ी तो कम हो गया 4 में से, तो अब नीचे से 1 फिर जुड़ जाएगा ये, क्योंकि ये सहदायकी में हमेशा 4 पीढ़ी रहते हैं। तो जब भी ऊपर से कोई मरेगा तो नीचे से 1 जुड़ जाएगा, फिर ऊपर से कोई मरेगा फिर नीचे से 1 जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से संपत्ति हमेशा इन्हीं सहदायकियों में चली जाती है। तो अब ये 3 तो हैं, ये तो सहदायकी है नहीं, ये जीवित। तो ये लोग चाहें तो अपना अंश इस संपत्ति से विभाजित करा सकते हैं, पैतृक संपत्ति में अपने अंश का विभाजन करा सकते हैं, इसके जीते रहते हुए भी। इसका बेटा भी अपने अंश का विभाजन करा सकता है, बेटे का बेटा भी करा सकता है और परपौत्र भी करा सकता है। लेकिन परपौत्र को कोई हक नहीं है, संपत्ति में कोई अंश नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सहदायिक
नहीं है। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाए तो यह साहदायिक बन जाएगा और तुरंत ही अब ये भी इन लोगों से अपनी संपत्ति का विभाजन करा सकता है। अब तो जरा समझिए, बेटियों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, बेटियों को साहदायिकी में रखा ही नहीं गया, तो पैतृक संपत्ति एक तरीके से किसके पास हो गई? केवल पुरुषों के पास हमेशा, यानी पुरुष, उसके बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटों के बेटे, इन्हीं लोगों के पास जाती रहेगी ऐसे ही। तो इसमें संशोधन किया गया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो पैतृक संपत्ति है, इस पैतृक संपत्ति का वसीयत भी करने पे रोक था। पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकते थे, पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार का नियम भी नहीं लागू होता था, यही उत्तरजीविता का नियम लागू होता था। उत्तरजीविता का मतलब कि पैदा होते ही आपको संपत्ति में हक मिल जाएगा। जैसे जो साहदायिक है वो जैसे ही पैदा होगा, मान लेते हैं केवल इसके बेटा ही है, तो बेटा तो साहदायिक संपत्ति में हकदार है, लेकिन बेटा का जैसे बेटा होगा, ये भी तीसरी पीढ़ी ही है, तुरंत पैदा होते ही संपत्ति में हक मिल जाता है। इसको कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जन्म से ही अधिकार, ठीक है, राइट बाय बर्थ। तो और ये अपने अंश का विभाजन भी करा सकता है। उत्तराधिकार में ये नहीं होता, उत्तराधिकार में मरने पे संपत्ति मिलेगी, उसके पहले आप कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ साहदायिक संपत्ति में केवल उत्तरजीविता का नियम लागू होता था, उत्तराधिकार का नियम नहीं लागू होता था, और न ही संपत्ति का वसीयत किया जा सकता था। लेकिन अगर कहा गया कि जैसे ये व्यक्ति है, साहदायिक में ये कोई है ही नहीं इसके पास, अब जरा देखिए, ये एक व्यक्ति पुरुष है का नामक, इसके पास ना तो बेटा है ना बेटों के बेटे हैं, कोई है ही नहीं नीचे पीढ़ी, यानी साहदायिक कोई है नहीं। समझ में आ गया? इसके पास बेटी है, विधवा है, माँ है, तो अब इसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? अब इसकी संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से जो भी उसके नजदीक के उत्तराधिकारी होंगे उनमें चली जाएगी, क्योंकि जब साहदायिक है ही नहीं तो जाएगी कहाँ? बात समझा गया? तो यानी साहदायिक संपत्ति में उत्तराधिकार का नियम केवल तब लागू होता था जब वो साहदायिकी कोई नीचे ना हो। अगर साहदायिकी है तो उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता है। ये तो आपने समझ लिया। अब हुआ क्या, 2005 में एक संशोधन किया गया और ये संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर 2005 से एक संशोधन किया गया जो 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। इसमें इस साहदायिकी में बेटियों को भी साहदायिकी बना दिया गया, यानी बेटी पुत्री भी साहदायिक बना दी गई, और कहा गया कि जैसे बेटे साहदायिक होते हैं वैसे बेटी भी साहदायिक होगी। जैसे बेटों का अंश साहदायिक संपत्ति में होती है अर्थात पैतृक संपत्ति में होती है, वैसे ही बेटियों का भी हक होगा, और पैतृक संपत्ति में जो कर्तव्य जो दायित्व बेटों का होता है वही कर्तव्य वही दायित्व बेटियों का भी होगा। तो ये 2005 से बहुत बड़ा संशोधन किया गया। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 6, क्योंकि धारा 6 में ही साहदायिकियों के बारे में बताया गया कि साहदायिकियों का उत्तराधिकार यानी संपत्ति, साहदायिकियों में संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, तो उसी में संशोधन किया गया। और संशोधन नहीं बल्कि धारा 6 में लिखी गई बात को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ये नई बात फिर से उसमें लिखी गई। तो अब जरा देखिए, मैंने यहाँ कुछ बातें क्या लिखी कि 2005 से पूर्व केवल 4 पीढ़ी के पुरुष वंशज के लोग साहदायिक, यानी केवल, तो 4 पीढ़ी के तो आज भी हैं, लेकिन केवल पुरुष वंशज के ही साहदायिक थे 2005 से पूर्व। ये 1956 से किया गया था, 2005 से पूर्व। 2005 से पूर्व किसी साहदायिक की मृत्यु होने पे उत्तरजीविता के आधार पे साहदायिकों में विभाजित, यानी मृत्यु साहदायिक की मृत्यु होने पे, देखिए इसकी मृत्यु होने पे संपत्ति कैसे विभाजित होगी? साहदायिकियों में ही विभाजित होगी। और बेटी तो 2005 से पहले थी नहीं, तो बेटियों को नहीं मिलेगा, केवल बेटों को मिल जाएगा। तो जो मकान वगैरह अक्सर जो होता है पैतृक संपत्ति ही होती है, मकान हो गया, कोई उद्योग हो गया, कोई कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कोई प्लाट हो गया, इन सब में बेटियों का हक ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो साहदायिक नहीं थी और ये संपत्तियां अक्सर पैतृक होती हैं। उसके बाद मैंने लिखा उत्तराधिकार का नियम साहदायिकियों के अभाव में लागू। ये वही मैंने बता दें कि अगर कोई साहदायिक है ही नहीं तो फिर उत्तराधिकार का नियम लागू होगा और जो भी उत्तराधिकार में उसके नजदीक के लोग होंगे उन्हें संपत्ति मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति वसीयत योग्य नहीं, ये भी अभी बता दिया हूं कि जो पैतृक संपत्ति उसकी वसीयत नहीं कर सकते आप। वसीयत मतलब अपने जीते जी आप जिसको चाहे उसे नहीं दे सकते हैं, केवल जो लोग साहदायिक में आते हैं उन्हीं को मिलेगी पैतृक संपत्ति। और साहदायिक में कौन आता है मैंने अभी बता दिया, 4 पीढ़ी तक के लोग ही आते हैं, वो भी पुरुष वंशज के।
अब 2005 में संशोधन किया गया और बेटी भी बेटों के, देखिए बेटी भी बेटों के समान साहदायिक, ठीक है, यानी जैसे बेटे साहदायिक होते थे वैसे बेटियों को भी साहदायिक बना दिया गया और समान अंश एवं समान दायित्व, उनका भी समान हक हो गया और समान दायित्व भी हो गया। उसके बाद उत्तरजीविता का नियम समाप्त कर दिया गया, यानी अब यहाँ उत्तरजीविता का नियम समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ 2005 में कि अब ये साहदायिक का जो साहदायिक संपत्ति है यानी पैतृक संपत्ति है उसमें उत्तरजीविता का नियम लागू नहीं होगा। अब कौन सा नियम लागू होगा, यानी साहदायिक भी अपनी संपत्ति का वसीयत कर सकता है। जो वसीयत करने पे रोक था वो वसीयत करने की भी छोड़ दे दी गई, और अगर वसीयत किए बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के आधार पे जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको जाएगी, साहदायिक के आधार पे नहीं बटेगी, यानी उत्तरजीविता के आधार पे संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा बल्कि उत्तराधिकार के आधार पे संपत्ति का बंटवारा होगा। इसका यह मतलब नहीं कि ये जो साहदायिक छवि इन्हें मिलेगी नहीं, अरे ये साहदायिक उत्तराधिकारी भी हैं, समझ में आ गया, ये साहदायिक ऑलरेडी उत्तराधिकारी भी हैं तो इन्हें यहाँ भी अब मिलेगी, इन्हें अब साहदायिक के रूप में नहीं मिलेगी उत्तरजीविता के आधार पे बल्कि उत्तराधिकार के रूप में मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि अब वंचित हो गए, वंचित नहीं हुए, बल्कि जो पहले लिमिटेड लोगों को मिलती थी वो अब लिमिटेड लोगों को ना मिलकर अन्य लोगों को भी मिलने लगी उत्तराधिकार के आधार पे। जो भी उत्तराधिकार में लिस्ट में नाम जिसका आएगा उत्तराधिकार के क्रम में उन सबको संपत्ति मिल जाएगी। तो ये वसीयत या उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति का अंतरण संभव हो गया, यानी अब वसीयत या उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति का अंतरण संभव कर दिया गया 2005 के संशोधन से कि अब जो है साहदायिकी वसीयत भी कर सकता है और उत्तराधिकार अगर बिना वसीयत किए मर गया तो उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति का न्यायगमन होगा। यहां तक तो आपने समझ लिया, लगभग समझ में आया। कन्फ्यूजन क्या था, कन्फ्यूजन ये था कि 2015 में, ये कहीं कहीं 16 भी लिखा हुआ है बुक वगैरह में, ठीक है, लेकिन है ये केस 15 का क्योंकि छपने में एक साल लेट हुआ होगा तो ये 2016 लिखा हुआ है। तो खैर 15-16 में कन्फ्यूजन मत होइएगा। प्रकाश बनाम फूलमती का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों की बेंच थी यहाँ पे। इन 2 जजों की बेंच ने क्या कह दिया कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व बेटी साहदायिक नहीं मानी जाएगी। क्यों? शर्त लगाई गई थी, जैसे सारी बातें लिखी नहीं है, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। कहा गया कि ये जब 2005 से बेटी को साहदायिक बना दिया गया तो एक प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि ये बेटी साहदायिक कब से मानी जाएगी, 1956 से मानी जाएगी कि केवल 2005 से मानी जाएगी। तो कहा गया कि 1956 से मानी जाएगी, लेकिन एक शर्त लगा दिया गया कि अगर उसके पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व हो गई है, बेटी को साहदायिक बनाया गया 2005 में, अगर उसकी बेटी के पिता का, यानी पिता से ही तो संपत्ति उसको साहदायिक में मिलेगी, तो अगर साहदायिक की मृत्यु यानी पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व हो गई है, और 2005 से पूर्व मतलब 9 सितंबर 2005, क्यों? क्योंकि 2005 का संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू होता है। तो 9 सितंबर 2005 से पूर्व यदि साहदायिक की मृत्यु हो गई है तो उसके बेटी को साहदायिक नहीं माना जाएगा। ये प्रकाश बनाम फूलमती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व बेटी साहदायिक नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये शर्त था, पूरी बातें लिखी नहीं है, कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व हो गई है, यानी अगर पिता जीवित है 9 सितंबर 2005 की डेट में और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो बेटी साहदायिक मानी जाएगी। लेकिन अगर पिता की मृत्यु पहले हो गई है तो पहले हो गई तो समझिएगा पहले हो गई, इसका मतलब अब संपत्ति साहदायिकों में एडजस्ट हो गई होगी, समझ में आ गया, या उसने जो भी दान वगैरह किसी को कर दिया होगा वो सब वहां चली हुई, यानी कुल मिला के मृत्यु पहले हो गई तो जो साहदायिक थी उसकी उसमें संपत्ति एडजस्ट हो गई। और अब अगर बेटी को हक दिया जाएगा तो फिर एक ऐसी संपत्ति जिसका निपटारा ऑलरेडी हो चुका है वो फिर से वापस लाना पड़ेगा, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ गई है, वहां से लोगों से छीनना पड़ेगा बेटी को, तो बहुत बवाल होगा। इसलिए कहा गया कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व अगर पिता की मृत्यु हो गई है
तो जिन साहदायियों में वो संपत्ति बट गई है उसमें अब बेटी को साहदायिक नहीं माना जाएगा और ना ही संपत्ति में हक मिलेगा। तो बेटी साहदायिक 9 सितंबर 2005 को यदि उसके पिता जीवित हैं तो फिर वो साहदायिक मानी जाएगी। लेकिन अगर पिता पहले से ही जीवित हैं, ठीक है, तो बेटी साहदायिक मानी जाएगी और पिता की मृत्यु होने पे बेटी को हक संपत्ति में मिल जाएगा। तो ये एक इस केस में सीधे कह दिया गया कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई तो फिर बेटी साहदायिक नहीं मानी जाएगी, यानी उसके पिता की मृत्यु होना 9 सितंबर 2005 के बाद होना जरूरी है। उसके पहले अगर हो गया तो फिर बेटी साहदायिक नहीं। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो दूसरा केस एक आता है, दनम्मा उर्फ सुमन सुरपुर बनाम अमर, ठीक है, कहीं कहीं अमन भी लिखा हुआ है तो अमर अमन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2018 का केस है, 16 लिख उठा है, ये 2018 का केस है। इस केस में कहा गया कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व के लिए भी बेटियां साहदायिक मानी जाएंगी, यानी चाहे पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2000 से पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। यानी जस्ट इस केस का उल्टा जजमेंट आ गया, यानी इस केस के जजमेंट को इसमें ओवर रूल कर दिया गया कि पिता की मृत्यु चाहे 20 साल पहले हो गई, ध्यान दीजिए, चाहे 20 साल पहले हो गई हो, यानी पिता की मृत्यु अगर 1990 में हुई है, 1980 में हुई है, 1970 में हुई है, तो भले वो संपत्ति चाहे जहां गई हो साहदायिकियों में, बेटी वहां से जाके अपना अंश विभाजित करवा लेगी। बात समझा गया, बेटी वहां से भी जाके अपना अंश विभाजित करवा लेगी क्योंकि वो भी साहदायिकी हो गई है 1956 की ही डेट से। तो आप जरा देखिए, एक जजमेंट में कहा गया कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व अगर पिता की मृत्यु हो गई तो बेटी साहदायिक नहीं मानी जाएगी। दनम्मा के केस में कह दिया गया मानी जाएगी। तो कंट्रोवर्सी केस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों ही जजमेंट दो जजों की बेंच द्वारा सुनाया गया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी और यहां भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी। तो 2 जजों की बेंच अगर किसी जजमेंट को पारित किया है तो और 2 जजों की बेंच ही उस मामले को फिर से सुन के कोई दूसरा जजमेंट दे देती है तो ओवर रूल नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो जजमेंट को ओवर रूल तभी किया गया माना जाता है जब वो उससे बड़ी बेंच द्वारा सुनाई गई हो। यहां तो दोनों समान बेंच थी, इसीलिए एक कंट्रोवर्सी चली थी, विवाद चला था। इस विवाद का समाधान नहीं हो पाया था। इसी का समाधान ये विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 जो 11/8/2020 को जजमेंट आया है, 2020 का ये केस है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। इसमें 3 जजों की बेंच थी, ध्यान रखिएगा, 3 जजों की बेंच थी और उस बेंच में अरुण मिश्रा, अब्दुल नजीर और M.R. शाह, ये 3 जजों की बेंच थी। M.R. शाह, अरुण मिश्रा, अब्दुल नजीर। इन 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे अरुण मिश्रा जी। तो अरुण मिश्रा ने बहुमत किया, सर्वसम्मत से ये निर्णय सुनाया कि 1956 से बेटी साहदायिकी मानी जाएगी। 1956 की तारीख से ही बेटी साहदायिकी मानी जाएगी। पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पूर्व हुआ हो चाहे 2005 से पहले हुआ हो, चाहे 1960 में ही क्यों ना पिता की मृत्यु हो गई हो, बेटी आज भी जाकर के अपने उन भाइयों से जो साहदायिकी के रूप में संपत्ति को धारित कर रहे थे, बेटी साहदायिक ना होने की वजह से वंचित हो गई थी, उनसे भी जाके संपत्ति ले सकती है। तो एक तो खुशी की लहर दौड़ गई बेटियों में, क्यों ना दौड़ जाए, जाहिर सी बात है। 20 साल 30 साल 40 साल पहले भी जाके अगर आज वो हैं तो संपत्ति ले सकती है, ठीक है। लेकिन तो ये राइट तो मिल गया, एक बात ध्यान रखिएगा, ये राइट मिल गया। अगर कोई पैतृक संपत्ति ऐसी है, ठीक है, मान लेते हैं कि पिताजी जर्जर अवस्था में आज हैं, 99 साल के हो गए, ठीक है, बेटी भी 85 साल की हो गई है, 80 साल की, ठीक है, 99 80 साल कर लीजिए, 80 साल की बेटी भी हो गई है और अभी वो संयुक्त परिवार चल रहा है, ठीक है। पिता की मृत्यु हो गई, मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो साहदायिक संपत्ति है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है अभी, तो बेटी जा करके उन भाइयों से संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। आज भी 1956 से हक मांग सकती है, ध्यान रखिएगा।
लेकिन एक इस पे प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि 20 दिसंबर 2004 से पूर्व यदि पैतृक संपत्ति का, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 20 दिसंबर 2004 से पूर्व यदि पैतृक संपत्ति का सेटलमेंट हो चुका है, पैतृक संपत्ति का सेटलमेंट हो चुका यानी उसका निपटान हो चुका, वो निपटाया जा चुका है, वो अन्य सहदायियों में एडजस्ट हो गया है, तो फिर बेटी उस संपत्ति में हक प्राप्त नहीं कर सकती है। ये एक प्रतिबंध। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो बेटी उस संपत्ति में हक ले सकती है, अगर सेटलमेंट हो गया है तो फिर बेटी उस संपत्ति में हक नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो गड़ा मुर्दा उखाड़ना जैसा हो जाएगा। तो अब इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व जजमेंट में कथन स्टेटमेंट को इसमें दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट अरुण मिश्रा जी ने, उन्होंने क्या कहा कि बेटा केवल तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी ना मिल जाए, लेकिन बेटी पूरे जीवन भर बेटी ही रहती है। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है यानी बेटी को भी बेटी जीवन भर माना गया और बेटे को भी बेटा माना गया, ऐसा नहीं कि बेटे को बेटा नहीं माना गया है, क्योंकि साथ तो बेटा बेटी सभी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटे पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि जब बड़ा होता है तो उसको अपना भी बनाना है, ठीक है, परिवार आगे बढ़ रहा, परिवार आ गया है, शादी हो गई है, तो अब उन बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी उसे करना है। तो अब थोड़ा सा उसका झुकाव उधर भी हो जाता है, तो उधर पिता पे उसका लगाव, माँ पे लगाव उतना नहीं रह जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा केवल तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी ना मिल जाए, लेकिन बेटी ताउम्र बेटी बनी रहती है। इस केस में जजमेंट को दोहराया गया। ये कथन बहुत पहले भी कहा गया था। तो इस तरह से आपने देख लिया कि वर्तमान में स्थिति क्या है। अब एक लाइन में समझिए कि बेटी भी बेटों के समान साहदायिक है। वो हिस्सा अगर साहदायिक संपत्ति का सेटलमेंट 2004 से पूर्व नहीं हुआ है तो बेटी उस संपत्ति में भी जाके हिस्सा ले सकती है, चाहे उसके पिता की मृत्यु 20 साल पहले, 40 साल पहले हो गई हो या ना हुई हो, या पिताजी अगर आज भी जीवित हैं, मान लेते हैं 99 वर्ष की अवस्था में, बेटी भी 80 साल की हो गई है और भाई भी सब बुजुर्ग हैं, संयुक्त परिवार चले, तो भी बेटी उस पैतृक संपत्ति में विभाजन करा सकती है, यानी उसका भी हक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिए, साहदायिकी में जो उत्तरजीविता का नियम चल रहा था वो खत्म कर दिया गया। तो उन पहले वाली जो संपत्तियां थी, उत्तरजीविता का नियम तो 2005 में खत्म किया गया, उसके पहले जो संपत्तियां थी अगर उनका 2004 से पूर्व सेटलमेंट नहीं हुआ है तो बेटियां उनमें भी जाके हक ले सकती हैं। और अब वर्तमान में क्या, उत्तरजीविता का नियम खत्म हो गया तो सीधे पैतृक संपत्ति का भी वसीयत किया जा सकता है, और वसीयत अगर नहीं किया जाता है तो उत्तराधिकार के आधार पर संपत्तियां उत्तराधिकारियों को बढ़ जाएंगी। और उत्तराधिकारी में ध्यान रखिएगा, बेटे भी हैं, बेटी भी है, विधवा भी है, माँ भी है। प्रथम प्रकार के उत्तराधिकारी, अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी चाहे पैतृक संपत्ति हो चाहे स्वार्जित संपत्ति हो, अगर वो बिना वसीयत किए या अन्यथा उसको बेचे, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके प्रथम प्रकार के उत्तराधिकारियों में सबसे पहले चली जाती है। और प्रथम प्रकार के उत्तराधिकारियों में उसकी विधवा भी आती है, उसके बेटियां भी आती हैं, उसके बेटे भी आते हैं, ठीक है, और उसकी माँ भी आती है। तो ये सब प्रथम प्रकार के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में आते हैं। पिताजी प्रथम प्रकार में नहीं आते, ध्यान रखिएगा, पिताजी को बहुत बाद में संपत्ति मिलती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार दोबारा और देखिएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अब आपका जो उत्तराधिकार का लिस्ट है कि उत्तराधिकार में कौन कौन लोग आते हैं, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी बनाया नहीं गया है, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। मुस्लिम उत्तराधिकार का जो नियम है, ठीक है, कैसे कुरानिक हिस्सा क्या होता है, अन्य हिस्सा क्या होता है, ठीक है, उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द ही बना दूंगा। और कृषि भूमि का उत्तराधिकार का वीडियो तो बन चुका है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।